बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है, इनका जो मॉडल है, वो मॉडल के सामने विपक्ष पूरी तरह सफाया हो गया, फेल हो गया। गांव को प्रभावित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। महिला रोजगार योजना स्वागत योग्य है और यही बात अगर कहते रहे सदन में तो आगे भी फेल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, लेकिन महिला रोजगार योजना की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, आगे वह कैसे चलेगा? 2 लाख रुपया आप प्रति हर महिला को कैसे देंगे? और दूसरी तरफ यह भी कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं हैं इस राज्य में नहीं है कि बोलते बहुत हो, थोड़ा कम बोलो, समझो, सच्चाई को सामने रखो। सच्चाई को सामने नहीं रखा तब 35 पर विपक्ष बैठ गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए। लगभग 6 करोड़ से ऊपर महिलाओं की संख्या है। बाकी महिलाओं को क्या हक नहीं है कि वो भी 10-10 हजार रुपया ले? क्या उनको हक नहीं है कि वो भी 2-2 लाख रुपया ले? इस बात का जवाब सरकार को देना होगा। जब आप कटौती करिएगा तो कैसे विकास होगा? तो राज्य की महिलाओं से आपको अगर दुश्मनी है, राज्य की महिलाओं से उनकी तरक्की पर आपको अफसोस है, तो निश्चित रूप से आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडी समाचार। 18वीं बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन ग्रामीण विकास विभाग का बजट पेश होते ही सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप इस कदर बढ़े कि सदन का माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। जमीन पर विकास योजनाओं से लेकर बुलडोजर संस्कृति तक बहुत से मुद्दों पर तीखी टकराहट देखने को मिली। जी हां, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन था, लेकिन तापमान आज भी अपने चरम पर रहा। जैसे ही ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 2025-26 का बजट सदन में रखा, बहस की चिंगारी भड़क उठी। मंत्री श्रवण कुमार ने अपने प्रस्ताव में मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नाली गली योजना, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, शौचालय निर्माण तथा जीविका दीदियों के लिए नए अवसरों के विस्तार की बात रखी। उन्होंने कहा कि जीविका समूह की भूमिका बिहार के ग्रामीण ताने बाने में बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले वर्ष में इनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से और भी सशक्त बनाने का लक्ष्य है। ग्रामीण विकास विभाग पर राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, आधार पंजीकरण, सामाजिक अंकेक्षण, सोसाइटी विकास प्रबंधन संस्थान कार्यक्रम एवं जीविका संचालित किए जा रहे। महोदय, जीविका समूह से अब तक राज्य में लगभग 1 करोड़ 40 लाख के करीब महिलाएं जुड़ चुकी हैं। समूह में जुड़े के इच्छुक महिलाओं को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। आज जीविकोपार्जन के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य उसका लाभ जीविका दीदी को मिल रहा है। महिला आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। आज बच्चों की पढ़ाई, दवाई, घर में उत्सव के लिए किसी को आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 20 सालों के शासन में जीविका दीदी आत्म सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला है। इसे भूला नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर जीविका योजना की शुरुआत की गई है। जीविका योजना में स्वयं सहायता समूह का गठन कराया गया। आज बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इस योजना को पूरी तरह धरातल पर उतारने के लिए बिहार के विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का योगदान को भूला नहीं जा सकता है। कृषि से जुड़कर काम करने वाले परिवारों की संख्या 42,54,000 से ज़्यादा है। पशुपालन क्षेत्र में काम करने वाले
परिवारों की संख्या 12,04,000 से भी ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, हर प्रखंड में सिलाई सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। अब तक 40,000 से ज्यादा जीविका की दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 25-26 में लगभग 50,000 से ज्यादा जीविका की दीदियों को रोजगार उपलब्ध इन क्षेत्रों में किया गया है। आंगनवाड़ी के बच्चों के कपड़े की सिलाई का काम भी जीविका दीदी को मिला है, जिसमें 1 लाख जीविका की दीदियों को स्वरोजगार उपलब्ध हुआ है तथा दूसरे विभाग से भी संपर्क किया जा रहा है। काम का अवसर प्रदान करने की दिशा में बातचीत जारी है। राज्य के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के लिए जीविका की दीदियों को परामर्शी के रूप में काम करने का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सदर अस्पताल और मंडल अस्पतालों में खाना बनाने के लिए साफ सफाई का काम जीविका की दीदियों को दिया गया है। इसमें 30,960 लोगों को स्वरोजगार दिया गया है। राज्य में स्थित तालाबों को देखभाल के लिए जीविका दीदी को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 754 दीदी को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया गया है तथा सालाना मत्स्य पालन के क्षेत्र में 90,68,000 दीदियों को जीविका उपार्जन चल रहा है। सतत जीविकोपार्जन का लाभ देने वाले की संख्या 2,01,218 है, जिन्हें राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये जीविका की दीदियों को 2 लाख रुपया आप कहाँ से देंगे। मैं बताना चाहता हूँ, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया, जो ताड़ी बेच कर जिंदगी बसर करते थे, जो शराब बेच करके जिंदगी बसर करते थे। वैसे परिवार जिनका परिवार जो हाशिए पर खड़ा था, घर का कमाने वाला दुनिया में नहीं है, वैसे लोगों को भी चिन्हित किया और 2,01,000 परिवार को चिन्हित करके उनको 2-2 लाख के अंदर उनको सहायता देके उनके जीवन में नयापन लाया गया। राज्य के हर पंचायत में जीविका भवन का निर्माण हो रहा है। राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में लगभग 4,08,000 से ज्यादा हम युवा युवतियों को नियोजन किया है। बिहार में लगभग आज 31,71,000 से ज्यादा आज जीविका दीदी लाखपति बन चुकी है। महोदय, हमने काम किया है, हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है और सशक्त बनाने के ही आधार पर आज जिनकी आमदनी 2,000 थी, 4,000 थी, 6,000 थी, उनको आज लाखपति दीदी बनाया है। और इसी प्रकार का और भी कौशकी दूध उत्पादन क्षेत्र, दूध उत्पादन समिति बनाकर हमने काम किया है और 34,489 दीदी जोड़कर यहाँ पर प्रतिवर्ष 1,20,00,000 रुपया उनकी आमदनी हो रही है। सालाना टर्नओवर 128 करोड़ है। हर क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम चल रहा है। महोदय, महिला रोजगार की बात करते हैं और हमारे माननीय सदस्य, महिला रोजगार की चिंता आप ज़्यादा नहीं कीजिए। जो हमारी सरकार, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है, पहले भी एक एक करके निभाया है और आने वाले दिनों में एक एक करके उसको हम लोग पूरा करेंगे। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री आपने अपनी बातों को रखा है, आपने अपनी बातों को रख दिया है, अब सरकार का उत्तर हो रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां प्रत्येक परिवार की एक महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार चुनने का अधिकार दिया गया और उनके खाते में 10-10 हजार रुपया दिया गया, यानी 2 लाख और अतिरिक्त राशि भी उनको दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह राशि महिलाओं के रोजगार के लिए है, जिससे उनके परिवार की आमदनी बढ़े, जीवन स्तर में सार्थक सुधार हो सके। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से शहर तक हाट बाजार विकसित किए जा रहे हैं। ऐसा ही पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनको अन्य प्रकार की सुविधा भी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1,56,00,000 से ज्यादा दीदियों को रोजगार परक
गतिविधि संचालन हेतु 10,000 रुपया उनके खाते में दी जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, जीविका राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक संगठन एवं स्वास्थ्य संपोषण तथा स्वच्छता के लिए संसाधन नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी कार्य कर रही है। इस राज्य की दीदी दूसरे राज्य में भी जाकर के वहां पर प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रशिक्षण देने का काम दूसरे राज्यों में भी हमारी दीदियां कर रही है। तो आप सोच सकते हैं, ये प्रदेश हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल, उत्तराखंड भेजे गए हैं 12,664 दीदी और लगभग 100 करोड़ इन सामुदायिक संसाधन सेवी CRPS के अर्जित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो अंतिम अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष में जो लोग बैठे हैं महोदय, कितना भड़काने का काम किया बिहार की महिलाओं को। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और राजद के साथ महागठबंधन के जितने नेता थे, ये क्या कह रहे थे, ये इसमें सूद लगेगा, ये पैसा जो दिया गया है ये लौटाना पड़ेगा। और ये बात विपक्ष के लोग कहते रहे, लेकिन विपक्ष के लोगों को कहने से कोई बिहार की महिला रोजगार योजना सफल करने में पूरी की है, परंतु हमें इन्हें कामयाबी नहीं मिली, इनके झांसे में कोई नहीं आया। और जब हर महीने माई बहन मान योजना भी चला रहे थे, इनके बारे में मालूम है कि माई बहन मान योजना चलाते नहीं है, माँ बहनों को बिहार में नहीं पूरे देश में ही अपमानित करने का काम करते हैं। कहते थे कि 2,500 प्रति महीना आपको देंगे और कहते थे कि 30,000 एक मुश्त भी देंगे, लेकिन इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं था। सभी महिलाओं ने इनकी बातों को एक सिरे से खारिज किया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, राज्य में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये फार्म भरवा रहे थे और फार्म भरवाने में महोदय 200-300 उगाही भी हो रही थी, ठगी का काम हो रहा था। कुछ राजनीतिक दल तो गारंटी ले रहा था महोदय और कार्ड बांट रहा था और नीतीश कुमार जी को फिनिश करने में लगा था। अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी को जब फिनिश करने की अभियान चलाते हैं विपक्ष के लोग, नीतीश कुमार जी दोगुनी ताकत के साथ बिहार की जनता उनको बिहार में खिदमत करने का, सेवा करने का अवसर देती है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है, इनका जो मॉडल है, वो मॉडल के सामने विपक्ष पूरी तरह सफाया हो गया, फेल हो गया। और यही बात अगर कहते रहे सदन में तो आगे भी फेल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बोलते बहुत हो, थोड़ा कम बोलो, समझो, सच्चाई को सामने रखो। सच्चाई को सामने नहीं रखा तब 35 पर विपक्ष बैठ गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए। हमारा जो भाषण का पार्ट है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए महोदय। और मैं विपक्ष के माननीय सदस्य आलोक मेहता जी से अनुरोध करता हूं कि कटौती प्रस्ताव वापस लें। राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और राज्य के गरीबों को आवास देने के लिए हम जब पैसा मांगते हैं तो आप कटौती करते हैं, तो जब आप कटौती करिएगा तो कैसे विकास होगा। तो राज्य की महिलाओं से आपको अगर दुश्मनी है, राज्य की महिलाओं से उनकी तरक्की पर आपको अफसोस है, तो निश्चित रूप से आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और राज्य के विकास के लिए 24,050 करोड़ 4,79,000 रुपये खर्च करने की अनुमति सदन। लेकिन उनका यह प्रस्ताव विपक्ष को रास नहीं आया। राजद विधायक आलोक मेहता ने बजट को सीधे ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने वाला करार दे दिया। साथ ही उन्होंने जीविका समूहों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। आरोप था महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ प्रचार, लेकिन जमीन पर असर कम। सुनिए आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, ये द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है, प्रस्ताव सरकार के द्वारा पेश किया गया है। प्रथम जो बजट था, मूल बजट, उसमें लगभग 3.16
लाख करोड़ का प्रावधान था। यह बजट लगभग 92,000 करोड़ का प्रस्तावित प्रावधान है। मैं कहना चाहता हूं कि बजटीय अनुमान में कमी की वजह से और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से बार बार सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता पड़ती है। यह कोई कोरोना काल नहीं है कि विशेष परिस्थिति में तृतीय बजट पेश किया जाए और हर बजट का साइज जो है अनुमान और जो वास्तविकता है दोनों के बीच इतना अंतर हो जाए कि हर बजट में 1/3 के बराबर का बजट पेश किया जाए। यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो बजट बनाया जाता है शुरू के वर्ष के शुरू में उसमें सीरियसनेस नहीं है, उसमें सारे प्रावधानों को व्यवस्थित ढंग से विचार नहीं किया जाता, इसलिए बार बार ऐसे सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ती है। बजट बढ़ाने के पीछे और भी कारण है, जैसे जो योजनाएं लागू हुई उन योजनाओं में यदि देर होती है तो उससे वित्तीय भार सरकार पर पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि किसी भी योजना का बजट पास कर दो और उसके बाद समय सीमा, निर्धारित समय सीमा तक वो पूरा न करे और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके और उसका बजट बढ़ा दो। यह ऐसा लगता है कि ठेकेदारों की जो मांग है उस पर आधारित इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। यह इस पर रोक लगनी चाहिए। महोदय, सरकार द्वारा द्वितीय अनुपूरक बजट मांग पेश करना यह दर्शाता है कि वित्तीय मामले में सरकार किस तरह कैजुअल अप्रोच अपना रही है। प्रथम अनुपूरक बजट मांग के बाद दूसरा अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है। मूल बजट की राशि जिसमें कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि बार बार बजट लाने की आवश्यकता पड़ गई। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 भी इस तरह के प्रावधान विशेष परिस्थिति में इस तरह की इजाजत देता है। इसलिए वित्तीय घाट जो वित्तीय निर्धारित सीमा के अंदर यदि वित्तीय घाट ये अतिरिक्त व्यय FRBM एक्ट में फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा की निर्धारित सीमा के अंदर है, अगर सकल घरेलू उत्पाद GDP के 3% की सीमा से अधिक है तो क्या आज कोरोना या इस तरह की आपदा वाला समय है? आपदा तो असमय, अभी कटाव चल रहा है, बाढ़ की स्थिति आई, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अनुपूरक बजट में संसाधन कहां से आएंगे? क्या वो लोन लिया जाएगा या फिर जनता पर टैक्स लादा जाएगा? इस बात के का भी जिक्र बजट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं है। सरकार के सामने कई प्रश्न हैं। यह साफ करना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट विकास का नहीं बल्कि सरकार की विफलताओं को छिपाने का बजट है और वर्षों तक सरकार साल की शुरुआत में ही यदि अनुमान आय व्यय का अनुमान सही ढंग से लगा ली होती तो इस तरह के बजट लाने की आवश्यकता नहीं होती। स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय में वृद्धि का औचित्य समझ में आता है, लेकिन जहां तक योजनाओं पर व्यय का सवाल है यह तार्किक प्रतीत नहीं होता। अतिरिक्त सरकार कहती है कि इसमें योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मांगी गई है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट में आवंटित राशि का क्या हुआ? जहां प्रगति रिपोर्ट नगण्य है, जहां एक एक फाइल महीनों तक धूल फांक रही है, वहां नई राशि का मांगना जनता के आंखों में धूल झोंकने जैसा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार वित्तीय अनुशासन में फेल हो गई है। राजस्व संग्रह कमजोर है, केंद्र पर निर्भरता बढ़ रही है और सुधारों पर कोई ध्यान नहीं। क्या यही सुशासन है? क्या यही विकास की परिभाषा है? मेरा मानना है कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि यह सरकार की नीयत का आईना होता है। लेकिन यह अनुपूरक बजट से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सरकार के पास न दृष्टि है, न योजना है, न जिम्मेवारी दिखाई पड़ रही है। राज्य के स्कूलों के हालात खराब हैं, शिक्षकों की कमी, अस्पताल में दवाओं की सुविधा में कमी, लेकिन बजट में इन जरूरतों को बहुत प्राथमिकता नहीं दी गई है। पिछले आवंटनों का हिसाब नहीं दिया गया,
न ही निगरानी व्यवस्था को मजबूत की गई, न जवाबदेही। फिर से अतिरिक्त राशि की मांग का मतलब है कि सरकार भ्रष्टाचार और लीकेज पर नियंत्रण करने में असफल है। यह बजट बाढ़, सूखा, शहरों की यातायात एवं जल प्रबंधन की समस्या, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर सरकार के पास कोई ठोस उत्तर नहीं है, जबकि जनता इन्हीं मुद्दों से परेशान है। सरकार विकास से ज्यादा राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। महिला रोजगार योजना स्वागत योग्य है, लेकिन महिला रोजगार योजना की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, आगे वह कैसे चलेगा? 2 लाख रुपया आप प्रति हर महिला को कैसे देंगे? और दूसरी तरफ यह भी कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं हैं इस राज्य में, नहीं है, लगभग 6 करोड़ से ऊपर महिलाओं की संख्या है। बाकी महिलाओं को क्या हक नहीं है कि वो भी 10-10 हजार रुपया ले? क्या उनको हक नहीं है कि वो भी 2-2 लाख रुपया ले? इस बात का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि बिहार की महिलाएं, जो बची महिलाएं हैं, वो भी इस बात के लिए अपेक्षा करती है। इसलिए मैं कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। 40 लाख लोग बिहार में ऐसी बस्ती में रहते हैं जिनकी संख्या 100 से अधिक है, और उनकी कनेक्टिविटी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि सरकारी जमीन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है जमीन खरीदने के लिए। और सरकार ने, हम लोग जब सरकार में शामिल थे उसी समय ये योजना बनी थी कि हर उस तरह के मोहल्ले को सतत लीज पर जमीन लेकर और सरकार उस पर सड़क बनाएगी। कई बार चर्चा हुई और यहाँ तक कि कैबिनेट में भी इसकी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बहुत जोर देकर संबंधित पदाधिकारियों को बोला कि इसको तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन आज तक वो लोग अपमान सहने के सिवा उनके पास कोई उपाय नहीं है। जमीन वालों की जमीन दूसरे लोगों की जमीन पर चलते हैं, और सड़क नहीं रहने की वजह से वहां शादी ब्याह भी मुश्किल हो गया है, और जो बीच बीच में उन्हें रोका जाता है, अपमानित किया जाता है, ताकि वो उनकी निजी जमीन पर नहीं चल सके। इस तरह की समस्याएं, नल जल योजना से जुड़ी हुई समस्याएं, लाखों शिकायतें हैं। शिकायतों का बिल्कुल जो तुगलकी डिसीजन होता रहा है कि कभी पंचायत को दे दिया, कभी पीएचडी को दे दिया, और इस बीच में झूलता हुआ आम आदमी, जिसके दरवाजे पर मोहल्ला का मोहल्ला ऐसा पड़ा हुआ, समाप्त हो रहा है। मोहल्ला का 1 मिनट, मोहल्ला का मोहल्ला ऐसा पड़ा हुआ है जहां पर अभी तक पाइपलाइन तक नहीं बिछी है। बैठ जाए महोदय, बुलडोजर पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह बुलडोजर संस्कृति को लाने की, महोदय 1 मिनट में अपने समय कम है, बैठ जाइए। बिहार की माननीय सदस्य श्री मनोहर सिंह के बिल्कुल विपरीत है। माननीय सदस्य श्री मनोहर सिंह की समस्याओं पर ध्यान देकर, और महोदय बुलडोजर संस्कृति को शुरू नहीं होने दिया जाए। जीविका क्या है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा जीविका के बारे में। माननीय सदस्य मनोहर सिंह जी, प्लीज बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हुआ। आलोक बाबू प्लीज, समय समाप्त हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विनियोग। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, लेकिन सदन की कार्रवाई बीच बीच में शोरगुल से बाधित भी हुई। फिर भी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अपनी बात पूरी की और आश्वस्त किया कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के इस तीखी बहसबाजी के बाद यह साफ स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास की नीतियों पर बिहार की राजनीति और गरमाएगी। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीए समाचार।